तो hello guys, welcome back to my channel HK Official, and yes, I'm there with you with unit number 2 of engineering chemistry, that is instrumental methods of analysis. तो आई होप आपने यूनिट नंबर 1 जो है वो देख लिया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा, एंड यस आप रिवाइज करना स्टार्ट कर सकते हो अपने यूनिट्स को, बिकॉज इनसेम इज़ वेरी वेरी नियर. तो इस वीडियो के अंदर वी विल कवर कंप्लीट यूनिट नंबर 2 एज इन वन शॉट. आप जैसे थंबनेल में देख ही सकते हो. तो इस यूनिट को पढ़ना बहुत इजी है. थेरेटिकल है इसमें कुछ चीज़ें, तो मतलब कुछ नहीं, ज़्यादातर चीज़ें इसके अंदर थेरेटिकली है, न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नहीं है. तो आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हो अगर आप मतलब जितना टाइम की ये वीडियो है इतना टाइम देखकर अगर एक जगह पीसफुली अगर ये वीडियो देखने बैठ जाओगे तो आपका यूनिट 2 कवर हो जाएगा विदाउट एनी हेसिटेशन. ठीक है. तो आई होप आपने यूनिट 1 कवर कर लिया होगा. बीएक्सी का भी यूनिट 1 वन शॉट के अंदर ही अवेलेबल है, तो वो भी आप कवर कर सकते हो धीरे धीरे. आई विल अपलोड द फर्दर यूनिट्स ऑल्सो. तो ये जो यूनिट है इसको हम अपने जैसे मैं अपने हैंड रिटन नोट्स में ही आपको सब एक्सप्लेन करती हूँ, वैसे ही सेम पैटर्न में ये वीडियो होगा. आपको अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए यू कैन टेक द मेंबरशिप, पर्टिकुलर मेंबरशिप जिसके अंदर वो पर्टिकुलर नोट्स मिल सके. ठीक है. एंड चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले. तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस. एनालिसिस का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री में बात करें या किसी भी चीज़ में बात करें, एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का स्टडी करना. राइट. अब केमिस्ट्री रिलेटेड बात करें तो हम बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे पढ़ते हैं जिनकी स्टडी करी जाए, है ना. मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको स्टडी करने के लिए हमें किसी ना किसी एनालिसिस की ज़रूरत होती है. तो वही इंस्ट्रूमेंट्स हम स्टडी करेंगे दैट इज़ जो कि हमें एनालिसिस करने के लिए हेल्पफुल होते हैं इन केमिस्ट्री. ब्रीफली मैं आपको बताऊं तो जस्ट इस यूनिट के अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स पढ़ने हैं. दैट इज एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हो गया जिसके अंदर हम कैलोमल इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, ग्लास इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, देन वी हैव आयंस इलेक्ट्रोड ऑल्सो जिसके अगेन बहुत सारे टाइप्स हैं. ठीक है. ऐसे हम पहला हमारा जो यूनिट 2 का जो पार्ट 1 होगा हमारा वो पूरा इलेक्ट्रोड्स के ऊपर बेस्ड होगा, जिसमें हमें सिर्फ मतलब डायग्राम एक्सपेक्टेड होगा, उसका थोड़ा सा प्रिंसिपल एक्सपेक्टेड होगा, सेल रिप्रेजेंटेशन, रिएक्शन, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, यू नो. देन आपका इलेक्ट्रोड वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा. एंड देन वी हैव सम मोर पार्ट जिसमें हमने थोड़े थोड़े डेफिनेशंस वगैरह हैं. तो हमारा इस हिसाब से यूनिट 2 जो है वो बहुत इजीली कवर हो जाएगा. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपने यूनिट को, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस. एंड जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड्स से स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले आ जाता है हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड. ठीक है. तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसका डेफिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप इसको याद करके रख लीजिए अभी ही. तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर आपको कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड गिव व्हाट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स, दैट इज कैलोमल इलेक्ट्रोड जिसका एग्जांपल है, एंड वर्किंग ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड. ठीक है. क्योंकि वो एक एग्जांपल है हमारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड का. तो कैलोमल इलेक्ट्रोड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बिकॉज इसका यस डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड द थिंग दैट आई टोल्ड यू. एंड यस इसी पैटर्न में आपको अपना आंसर लिखना होगा. ओके. सो व्हाट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड? द इलेक्ट्रोड विच हैज अ स्टेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल पोटेंशियल which completes cell acting as half cell is known as reference electrode. यानी कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है? रेफरेंस से ही हम समझ सकते हैं ये एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल स्टेबल होता है, यानी कि हमें पता है उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना है. ठीक है. वी आर नोन विद दैट, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट नोन पोटेंशियल वी कैन फाइंड आउट द अननोन पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड. ओके. तो वही चीज़ें हमें इसमें करनी है. इलेक्ट्रोड जिसका स्टेबल और रिप्रोड्यूसिबल पोटेंशियल हो विच कंप्लीट्स द सेल एक्टिंग एज हाफ सेल इज नोन एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड. ठीक है. अब 1-2 बार रीड करिए, आपके लर्न हो जाएगा. बहुत इजी है. जस्ट इसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि आपको एक ऐसा इलेक्ट्रोड कंसिडर करना है जिसका पोटेंशियल जो है वो आपको नोन हो एंड वो स्टेबल रहे, फ्लक्चुएट ना हो, एंड यू कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस इट अकॉर्डिंग टू योर यूज. एंड विद दैट हेल्प ऑफ दैट इलेक्ट्रोड यू कैन व्हाट यू डू, यू कैन फाइंड आउट द अननोन पोटेंशियल ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोड. ठीक है. तो यही होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसका एग्जाम्पल है कैलोमल इलेक्ट्रोड. ठीक है. तो ये है इंपॉर्टेंट डायग्राम. ठीक है. जो मैं आपको बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट, सो प्लीज कंसिडर इट एज इंपॉर्टेंट. एंड कैलोमल इलेक्ट्रोड का ये डायग्राम आप देख सकते हो. इसके अंदर क्या है, सिंपली हमने क्या किया है, एक ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर बनाया है. ओके. जो एक ग्लास ट्यूब का स्ट्रक्चर होगा. ओके. देन हमारे पास बॉटम में आप देख सकते हो क्या है, ग्लास ट्यूब के, पूरा एक ग्लास ट्यूब है, उसके बॉटम में आप देख सकते हो लिक्विड Hg यानी मर्क्यूरी प्रेजेंट है. ठीक है. तो लिक्विड मर्क्यूरी प्रेजेंट है. एंड लिक्विड मर्क्यूरी के ऊपर आप जाएंगे तो आप देख सकते हो क्या है, Hg Hg2 Cl2
का पेस्ट प्रेजेंट है, यानी कि मर्क्यूरी एंड मर्क्यूरस क्लोराइड। ओके, Hg2Cl2 इज व्हाट? मर्क्यूरस क्लोराइड। तो मर्क्यूरी मर्क्यूरस क्लोराइड का जो पेस्ट है वो हमारे लिक्विड मर्क्यूरी के ऊपर प्रेजेंट होगा एज अ लेयर। ओके, तो वो पेस्ट के ऊपर हमारा क्या प्रेजेंट होगा? सोल्यूशन प्रेजेंट होगा सैचुरेटेड KCl का। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है डायग्राम, आपको एक बार तो लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो वही आप ऐसे ही याद करिए, सीक्वेंस वाइज याद करिए, क्योंकि अब हर डायग्राम इलेक्ट्रोड का, अब जैसे अब आप ये पढ़ रहे हो तो ये आपको ठीक से याद हो जाएगा, एंड देन जब आप 3-4 इलेक्ट्रोड पढ़ लोगे तो आपको कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी कि कहाँ पर क्या लेबलिंग है एंड ऑल। सो आप धीरे धीरे करके एक पर फोकस करिए एंड एक को थरोली कर लीजिए एंड देन नेक्स्ट पर जाइए फॉर विद अ न्यू माइंडसेट, तो आपको मतलब ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, एंड आई विल मेक श्योर कि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो जैसे कैलोमल इलेक्ट्रोड की हम बात कर रहे थे, तो जैसे लिक्विड मर्क्यूरी नीचे प्रेजेंट है एकदम बॉटम में हमारे ग्लास ट्यूब के, उसके ऊपर हमारे पास पेस्ट ऑफ Hg2Cl2 प्रेजेंट है, देन उसके ऊपर हमारे पास सैचुरेटेड KCl सोल्यूशन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर सैचुरेटेड KCl सोल्यूशन लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आई मीन सैचुरेटेड वर्ड इज इंपॉर्टेंट यहाँ पर। देन आप देख सकते हो एक सेंटर में प्लैटिनम वायर इंसर्ट करी है, ठीक है, ग्लास ट्यूब के अंदर। तो ये क्यों इंसर्ट करी है? देखो आप देख सकते हो लिक्विड मर्क्यूरी तक वो जो वायर है प्लैटिनम की वो इंसर्ट करी है। इट इज जस्ट फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। ठीक है, इन सम कैलोमल इलेक्ट्रोड, यानी कि सब कैलोमल इलेक्ट्रोड में ऐसा नहीं होता है, लेकिन यस कोई कोई कैलोमल इलेक्ट्रोड ऐसा होता है जिसके अंदर साइड ट्यूब प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जो आप राइट साइड में देख पा रहे हो अपने डायग्राम में, वो साइड ट्यूब प्रेजेंट होती है। तो इन सम कैलोमल इलेक्ट्रोड साइड ट्यूब इज प्रेजेंट, जिसके अंदर एक जेल प्रेजेंट होता है, एंड ये जेल किस तरह एक्ट करता है? तो एक सॉल्ट ब्रिज की तरह एक्ट करता है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोड को ऑफकोर्स हम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप करेंगे एंड वी विल गेट द पोटेंशियल ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड विच इज व्हाट वी हैव नीडेड। ओके, तो जो पोटेंशियल हमें चाहिए होगा कैलोमल इलेक्ट्रोड का वो हमें मिल जाएगा बाय यूजिंग सम फॉर्मूलाज व्हिच आर फर्दर। तो आई होप कि आपको डायग्राम का कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत इजीली समझ में आ गया है, एंड बिलीव मी अगर आपको ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया तो द सेम पर्टिकुलर थिंग यू हैव टू राइट इन योर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पार्ट। ओके, तो ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड आप देख सकते हो ऊपर, रेफरेंस इलेक्ट्रोड जैसे मैंने आपको बोला डेफिनेशन एक्सपेक्टेड है, तो अगर डेफिनेशन अगर आपने लिखा है तो इट विल कैरी 1 or 2 मार्क्स, एंड देन दिस डायग्राम विल कैरी योर 2 मार्क्स, एंड देन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग अगेन इट विल कैरी 2 मार्क्स। तो सी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आप एक ही पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि इनका अलग अलग मार्क्स नहीं होते हैं। सो आप कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को एक ही पैरा करके लिखिए, इट विल कवर द कंप्लीट थिंग। तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया फ्रॉम बॉटम टू टॉप, वैसे ही आपको इस आंसर को लेके जाना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया वैसे ही आपको लिखना है। देखो फर्स्ट क्या है? द कैलोमल इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब। ठीक है, ग्लास ट्यूब है। देन एट द बॉटम ऑफ ग्लास ट्यूब व्हाट इज प्रेजेंट? लिक्विड मर्क्यूरी इज प्रेजेंट। ठीक है, अबव दैट देयर इज पेस्ट ऑफ Hg2Cl2 है ना। अबव देयर इज सोल्यूशन फिल्ड विद सैचुरेटेड KCl सोल्यूशन। Platinum wire is inserted into glass tube up to liquid mercury for potential or electrical contact. In some calomel electrode, side tube containing gel is present and act as salt bridge. The electrode is dipped into the electrolyte and potential of calomel electrode is obtained by following formula. सो आई होप कि आपको कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है वो बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, अगर आपने मेरे वर्ड्स पर ही पहले फोकस करा होगा तो। ठीक है, जस्ट आपको क्या याद रखना है? लिक्विड मर्क्यूरी प्रेजेंट है, उसके ऊपर पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी मर्क्यूरस क्लोराइड प्रेजेंट है, देन उसके ऊपर सैचुरेटेड KCl सोल्यूशन है, देन यू हैव अ साइड ट्यूब आल्सो व्हिच इज प्रेजेंट इन सम कैलोमल इलेक्ट्रोड्स, देन वी हैव प्लैटिनम वायर व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट व्हाट डज इट डू? इट मेक्स इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। ओके, सो बस इतना ही आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के ऊपर, एंड आप देख सकते हो कितने 7 पॉइंट्स हो जाते हैं आपके। ठीक है, एंड यस ये सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख के क्वेश्चन में भी आ सकता है कि राइट सेल रिप्रेजेंटेशन, एंड ऑल्सो अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया है एक्सप्लेन दिस कैलोमल इलेक्ट्रोड एंड द क्वेश्चन इज फॉर 6 to 7 मार्क्स, देन यू हैव टू राइट दिस सेल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये एक अलग मार्क्स कैरी करेगा। ओके, सो सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है? बहुत ईजी है। डायग्राम हमें आता है, डायग्राम में हमने क्या देखा? मर्क्यूरी लिक्विड मर्क्यूरी प्रेजेंट था, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट था? पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी मर्क्यूरस क्लोराइड, एंड देन उसके ऊपर क्या प्रेजेंट था? हमारा सैचुरेटेड KCl सोल्यूशन। बस वही हमें यहाँ पर सेल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिखना है Hg, दैट विल represent our liquid mercury, and then ये आपको लाइन बनानी है, that line is your phase change. Okay, and then you have Hg2Cl2, make S over there, that is it is solid here, so we will write like that, so it will represent paste of it. Okay, and then again phase change to Cl minus. What will Cl minus represent? KCl. ठीक है, and then in bracket आप saturated लिखिए. This is your complete cell representation. What reaction is taking place inside our calomel electrode? It is
Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड जब 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ हमारा मर्क्यूरस क्लोराइड रिएक्ट करेगा, व्हाट वी विल गेट 2 Hg प्लस प्लस 2 Cl माइनस. सिंपल है रिएक्शन. यस, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आप लिखिए. दैट इज E cal, दैट इज यस E cal इज इक्वल टू E नॉट cal माइनस 0.0591 log टू द बेस 10 ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस. ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला है, दैट यू कैन रिमेंबर. अब देखिए यहाँ से, अब मुझे डायग्राम एक्सपेक्टेड था आपको कि मैं आपको बताऊं, एक्सप्लेन करूं, कंस्ट्रक्शन वर्किंग, ये सब आपने मेरे ऊपर छोड़ दिया था. लेकिन यस, ये सेल रिप्रेजेंटेशन, रिएक्शन फॉर्मूला, ये सब आपको याद करना पड़ेगा. कोई अदर ऑप्शन नहीं है. हर इलेक्ट्रोड का आपको स्पेसिफिकली याद रखना पड़ेगा कि किसका क्या रिएक्शन है. ठीक है, तो यस, अगर आपको कंस्ट्रक्शन वर्किंग अच्छे से समझ गया होगा, सो यू विल गेट दिस ऑल्सो वेरी इजीली. ओके, एंड यस, कभी कभी डिसएडवांटेजेस भी पूछ लिए जाते हैं. तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? इट शुड नॉट बी यूज्ड अबव 50 डिग्री सेल्सियस एज Hg2Cl2 स्टार्ट्स डिकम्पोजिंग. यानी कि ये जो डायग्राम में हमारा पेस्ट प्रेजेंट है ऑफ Hg2Cl2, इसको हम 50 डिग्रीज के ऊपर नहीं रख सकते, बिकॉज इट विल गेट डिकम्पोज. तो इस पूरे सेटअप को हमें 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं लेके जाना है, अदरवाइज आवर मेन कंपोनेंट विल गेट डिकम्पोज. ठीक है. सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि इट इन्वॉल्व हैंडलिंग ऑफ पॉइजनस मर्क्यूरी एंड मर्क्यूरस क्लोराइड. ठीक है, तो ये जो मर्क्यूरी है, लिक्विड मर्क्यूरी हो गया या फिर उसका ही कंपाउंड है मर्क्यूरस क्लोराइड, तो ये पॉइजनस है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल देम. ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ गया होगा. एट 25 डिग्री सेल्सियस ये सब आप KCl कॉन्सेंट्रेशन एंड E नॉट कैलेमल, तो ये पर्टिकुलर वैल्यूज है जो कि आप याद रख सकते हो. इतना लिखना इंपॉर्टेंट या फिर एक्सपेक्टेड नहीं है. जस्ट कितना एक्सपेक्टेड है आपका, डेफिनेशन एक्सपेक्टेड है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग, सेल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन फॉर्मूला, एंड अगर पूछा है तो डिसएडवांटेजेस. ठीक है, उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है. बट योर इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है KCl सोल्यूशन कितना लेंगे आप, तो E नॉट कैलेमल कितना आएगा, मतलब नेचुरल वैल्यू ऑफ इट. सो ये आप लिख सकते हो. 0.1 नॉर्मल KCl कॉन्सेंट्रेशन अगर होगा तो हमें E नॉट की वैल्यू मिलेगी 0.3334 वोल्ट, एंड 1 नॉर्मल अगर KCl कॉन्सेंट्रेशन होगा तो वी विल गेट E नॉट वैल्यू एज 0.281 वोल्ट, एंड इफ इट इज सैचुरेटेड, जो कि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो वी विल गेट E नॉट वैल्यू एज 0.2422 वोल्ट्स. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कैलोमल इलेक्ट्रोड. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. वी हैव सेकेंड इलेक्ट्रोड, दैट इज ग्लास इलेक्ट्रोड और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड. अब एग्जाम में अगर आपको ग्लास इलेक्ट्रोड आए या फिर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड आए, दोनों के लिए आपको यही लिखना है. अदरवाइज मतलब ये दो नाम एक ही इलेक्ट्रोड के हैं, ग्लास इलेक्ट्रोड बोल के भी आ सकता है एंड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड बोल के भी आ सकता है. सो यू हैव टू राइट द सेम डिस्क्रिप्शन. ओके, so what is there? Glass electrode and indicator electrode. So when two solutions of different concentration of H plus ions are separated by a thin glass membrane. ठीक है, तो ये देखो, ये है प्रिंसिपल. अब इसको आपको याद करना पड़ेगा. पहले रीड कर लेते हैं, बाद में देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे. So what is it? When two solutions of different concentration of H plus ions are separated by a thin glass membrane, then potential is developed at two surfaces of membrane which is proportional to difference in concentration of H plus ions of two solutions. ठीक है, अभी आपको complicated लग सकता है, लेकिन believe me बहुत simple है. simple language में ही definition लिखा हुआ है. क्या है? When two solutions of different concentration of H plus ions. ठीक है, अब आप ऐसे imagine कर सकते हो कि आपके पास दो solution है. एक solution, अगर मैं आपका example दूं तो आप lemon juice का example ले सकते हो. एक में आपने बहुत strong lemon जूस रखा हुआ है एंड सेकेंड में आपने लेमन जूस ही है, लेकिन उसको आपने थोड़ा सा उसको ज्यादा डाइल्यूट कर लिया है. ठीक है, तो एक में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेमन जूस ज्यादा है एंड एक में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेमन जूस कम है. तो आपने ऐसे दोनों सॉल्यूशंस को लेके उनको एक ग्लास में रखा है एंड देन इन बिटवीन आपने थिन ग्लास मेम्ब्रेन लगा दिया है. ओके, समझ रहे हो? When two solutions of different concentration, अब वो उनका दोनों का concentration तो अलग हो गया ना of H plus ions, so they are separated by a thin glass membrane. यहाँ तक ठीक है? चलो, then potential is developed at two surfaces of the membrane. अब वो जो हमारी thin glass membrane है, जो कि हमने दोनों भी solutions के बीच में रखी है, तो potential create हो जाएगा हमारे उस membrane के दोनों भी surfaces पर. ठीक है, तो वो पोटेंशियल कितना होगा? इट इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस ऑफ टू सॉल्यूशंस. ठीक है, यानी कि वो जो दोनों सॉल्यूशंस है हमारे पास, उन दोनों सॉल्यूशंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है उनके डिफरेंस के इक्वल होगा वो पोटेंशियल जो कि हमारे ग्लास मेम्ब्रेन के दोनों सरफेसेस पर बना है. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा. बहुत इजीली समझाने की कोशिश करी है. चलो वापस से,
when two solutions of different concentration of H plus ions are separated by a thin glass membrane, then potential is developed at two surfaces of membrane which is proportional to difference in concentration of H plus ions of two solutions. है ना, सिंपल है। तो बस आपको इतना याद रखना है। चलिए इसका डायग्राम, अब हर इलेक्ट्रोड का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यस 100% एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो वही चीज है, क्या आपको एक ग्लास ट्यूब प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए कंफ्यूज मत होना, धीरे धीरे करके हम इलेक्ट्रोड पढ़ रहे हैं तो हम पीछे का भूलते जाएंगे, ऐसा मत करना। रिवाइज करते टाइम आपको सब इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ग्लास ट्यूब प्रेजेंट है जो आप देख सकते हो एंड इसके बॉटम में क्या है, थिन वॉल्ड ग्लास मेम्ब्रेन बल्ब प्रेजेंट है। ओके, सो थिन वॉल्ड ग्लास मेम्ब्रेन बल्ब प्रेजेंट है एंड देन आप देख सकते हो क्या है, मिडिल के अंदर प्लैटिनम और AgCl कोटेड Ag वायर प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रोड दैट इज कैलमल इलेक्ट्रोड में हमारी वायर कौन सी थी, प्लैटिनम वायर थी। इसके अंदर क्या है, प्लैटिनम और AgCl कोटेड Ag वायर है जिसको या तो प्लैटिनम या फिर AgCl से कोट किया गया है। ओके, एंड देन हमारे पूरे इलेक्ट्रोड के अंदर क्या प्रेजेंट है, 0.1 मोलर HCl प्रेजेंट है। रिमेंबर कैलमल इलेक्ट्रोड के अंदर क्या प्रेजेंट था, सैचुरेटेड KCl सोल्यूशन प्रेजेंट है, यहाँ पर है 0.1 मोलर HCl। ओके, तो ये आपको याद रखना होगा इलेक्ट्रोड के अंदर क्या प्रेजेंट है, बस इतना ही आपका डायग्राम है। ये तो बहुत सिंपल डायग्राम है, जस्ट थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन डिफरेंट हो गया है। तो क्या याद रखना है, थिन वॉल्ड ग्लास मेम्ब्रेन बल्ब, प्लैटिनम और AgCl कोटेड Ag वायर एंड 0.1 मोलर HCl, और ग्लास ट्यूब तो कॉमन ही है हर इलेक्ट्रोड के अंदर, ठीक है। तो अब इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आप लिख सकते हो एज पर, मतलब जो डायग्राम अभी मैंने बताया है वही डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देन सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखोगे आप, देखो सेल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लैटिनम लिखना है हमें, ओके, कॉमा 0.1 मोलर HCl, रिमेंबर कॉमा है, फेस चेंज नहीं है। तो प्लैटिनम कॉमा 0.1 मोलर HCl, नाउ फेस चेंज विथ ग्लास, ठीक है। तो ये है हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर ग्लास इलेक्ट्रोड। एंड पोटेंशियल इक्वेशन अगर हम इसका देखने जाएं, सो वी हैव Eg इक्वल टू E0G प्लस 0.0591 pH, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, पिछले वाले में अगर हम देखने जाएंगे तो क्या है, माइनस साइन है एंड यस ई कैल है, ठीक है। सो ई कैल इज इक्वल टू E0 कैल माइनस 0.0591 log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस। ओके, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर Eg इज इक्वल टू E0G प्लस 0.059 ऑफ pH, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो pH है इसका मैंने ऊपर जो है फॉर्मूला लिख दिया था। pH क्या है, यहाँ पर अगर आपको पूछा कि pH आप फॉर्मूला लिखें तो ये वाला फॉर्मूला आपको लिखना है, दैट इज 0.2422। अब मैंने ये यहाँ पर इसलिए लिखा था क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको बताना था कि KCl कॉन्सेंट्रेशन जब सैचुरेट होता है तो E0 कैलमल की वैल्यू कितनी होती है, 0.2422। तो वही हमें वैल्यू जो है इसके अंदर लेनी है जो कि है 0.2422, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ये फॉर्मूला। ये आपको याद रखना है, pH इज इक्वल टू व्हाट, 0.2422 माइनस ई सेल माइनस E0G अपॉन 0.0591, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा होगा तभी ये मतलब ये जो इक्वेशन है ये लिखना फॉर pH, अदरवाइज इतना ही एक्सपेक्टेड होता है। सेल रिप्रेजेंटेशन और पोटेंशियल इक्वेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बस आप इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग बहुत इजीली 4 to 5 अपने सेंटेंसेस बनाकर लिख सकते हैं। अदरवाइज ये जो प्रिंसिपल मैंने आपको बताया ना ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो यहाँ हो जाते हैं हमारे 2 इलेक्ट्रोड्स कंप्लीट। आई होप आपको इजीली उनका दोनों का डिफरेंस करने आता होगा एंड यू कैन राइट समथिंग नाउ। ओके, मतलब अगर मैंने अभी आपको लिखने कह दिया तो कुछ ना कुछ तो आप लिख ही सकते हो ना, कैलमल इलेक्ट्रोड और ग्लास इलेक्ट्रोड, यानी कि यस यू विल बी बेटर अंडरस्टूड अबाउट इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब थर्ड वन दैट इज आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड। अब ये आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड क्या है, इसको हम केमिकल सेंसर भी बोलते हैं। तो membrane of half cell is sensitive towards a particular ion in a solution. Then ion exchange reaction taking place between membrane and the solution containing specific ions and potential is developed which depends upon concentration of specific ion in a solution. अब पहले की तरह ये भी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा डेफिनेशन क्या है, तो we will break it into some words and we will learn it. Okay, चलो। membrane of half cell is sensitive towards a particular ion in a solution. अब एक solution है उसके अंदर बहुत सारे ions present होते हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी membrane की बात करें, membrane of half cell, ठीक है, तो वो membrane of half cell जो है वो किस एक पर्टिकुलर आयन की तरफ जो है ना वो सेंसिटिव है, यानी कि वो मतलब अगर देखो, अगर सपोज हम ऐसा एग्जांपल ले कि मैग्नेट है हमारे पास एंड
मेटल है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ी, आप एक ऐसे समझ लो कि एक ऐसा कंटेनर है जिसमें बहुत सारे टॉयज हैं एंड उसमें कुछ टॉयज के अंदर कुछ ना कुछ मेटल है, ठीक है, कुछ टॉयज के अंदर ही है एंड जब उसके अंदर हम मैग्नेट डालेंगे तो वो मैग्नेट सिर्फ जाकर उस मेटल को ही अट्रैक्ट होगा, है ना। तो वैसे ही आप समझो कि एक हाफ सेल है जो कि एक पर्टिकुलर आयन इन द सोल्यूशन, यानी कि एक सोल्यूशन में कोई बहुत सारे आयन्स हैं बट इट इज सेंसिटिव टुवर्ड्स पर्टिकुलर आयन ओनली, then ion exchange reaction taking place between membrane and the solution। अब जैसे ही वो मेम्ब्रेन ऑफ हाफ सेल जो है, जैसे ही वो मेम्ब्रेन हमारे उस पर्टिकुलर आयन की तरफ सेंसिटिव हो जाता है तो आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाती है किसके बीच में, उस मेम्ब्रेन और सोल्यूशन के बीच में जिसमें वो पर्टिकुलर आयन प्रेजेंट है, ठीक है। एंड जैसे ही वो आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगी पोटेंशियल इज डेवलप्ड विच डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक आयन इन सोल्यूशन। पोटेंशियल डेवलप हो गया है ना, देखो इलेक्ट्रोड के अंदर पोटेंशियल डेवलप करना ही इज द मेन थिंग। तो ये जब पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, कैसे होगा, इट इज बिकॉज ऑफ दैट आयन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। एंड जो ये पोटेंशियल डेवलप होगा इट विल डिपेंड अपॉन व्हाट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट आयन इन सोल्यूशन, यानी कि जो आयन, जिस आयन की तरफ हमारा मेम्ब्रेन क्या था, सेंसिटिव था, ठीक है, उस आयन की तरफ, तो वही आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा हमारे सोल्यूशन के अंदर दैट विल बी, मतलब दैट इज द थिंग जिसके ऊपर हमारा पोटेंशियल डिपेंड करेगा। ओके, तो बहुत इजी है, क्या है, मेम्ब्रेन ऑफ हाफ सेल इज सेंसिटिव टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर आयन इन सोल्यूशन। उसके बाद क्या होगा, आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगा हमारे मेम्ब्रेन एंड उस सोल्यूशन के बीच में, जिस सोल्यूशन में हमारे वो आयंस प्रेजेंट है, एंड पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा जो कि डिपेंड करेगा हमारे उस पर्टिकुलर आयन के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड का प्रिंसिपल। अब इसके अंदर आ जाते हैं 5 टाइप्स, यानी कि ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोड, गैस सेंसिंग इलेक्ट्रोड, लिक्विड मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड एंड एंजाइम बेस्ड इलेक्ट्रोड। अब आप बोलोगे अब भी 2 इलेक्ट्रोड पढ़े हैं, अब ये 5 पढ़ने होंगे क्या? तो बिलीव मी, ये जो 5 टाइप्स है ना, इसमें कौन से इंपॉर्टेंट है मैंने टिक करे हुए हैं, आप समझ ही गए होंगे। बस यही 2 ब्रीफली पढ़ना इंपॉर्टेंट है एंड जो बाकी के 3 हैं ये सिर्फ आप मतलब रीड करके भी जाएंगे ना तो हो जाएगा, ठीक है। तो बस बिलीव मी, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो सिर्फ इतना अच्छे से पढ़ के जाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता, मतलब स्कोर करने से। ओके, आई विल नॉट से जस्ट पास, स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम फर्स्ट वाले टाइप के ऊपर आ जाते हैं, दैट इज ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो आप इसको एज अ थर्ड प्रायोरिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या, ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड यस, इनका डायग्राम नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, जस्ट थ्योरी है। तो मतलब मैं जितना बता रही हूँ, जितना इस नोट्स के अंदर है, आप बस इतना ही करिए। व्हाट इज ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड, देखिए मैंने बहुत ईजी पॉइंट्स में लिखा हुआ है। फर्स्ट क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, यानी कि हम आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड के अंदर इन्हें पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप कैसे लिख सकते हो अपने आंसर का, इट इज द टाइप ऑफ आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड। ओके, then it is obtained by doping of molten silicon डाइऑक्साइड विथ सम केमिकल, यानी कि अगर हम मोल्टन सिलिकॉन डाइऑक्साइड को डोप करें विथ द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स तो हमें ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड मिल जाता है। एग्जांपल क्या है ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड का, तो H+ और PH इलेक्ट्रोड, ठीक है, या फिर H+ सेंसिटिव इलेक्ट्रोड, ये आप एग्जांपल्स लिख सकते हो। देन आयन एक्सचेंज, यस, इसके अंदर जो आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगी वो होगी Li + Gi- प्लस H+ एंड दिस विल गिव अस H+ Gi- प्लस Li+। अब ये Li क्या है, ऑफ कोर्स लिथियम है, एंड Gi क्या है, ग्लास मेम्ब्रेन है, ठीक है। Gi- यानी कि जो ग्लास मेम्ब्रेन हमारी नेगेटिवली चार्ज्ड है, एंड Gi+ वैसे तो यूज नहीं हुआ है, वी आर यूजिंग द सेम थिंग, यानी कि वो ग्लास मेम्ब्रेन की साइड जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, प्लस H+, तो वी विल गेट द एक्सचेंज रिएक्शन। जैसे मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल में, आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगी बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड द सोल्यूशन कंटेनिंग दैट आयन, ठीक है। तो बस ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन आपको दिखानी है। फॉर व्हाट पर्पस दिस ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड इज यूजफुल, सो इट इज यूजफुल फॉर ऑब्टेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मेटल आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जानने के लिए हम ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, ठीक है। कौन से मेटल आयंस, लाइक Na+, K+, Ag+, ओके। तो आप सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, ये सब लिख सकते हो एज ए एग्जांपल ऑफ मेटल्स। तो इनका कॉन्सेंट्रेशन हम
कोई भी सोल्यूशन के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट, ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड। बाय डिपिंग द इलेक्ट्रोड इन सोल्यूशन हाइड्रेटेड जेल इज ऑब्टेन्ड। अब हम इस इलेक्ट्रोड को जो भी सोल्यूशन के अंदर डिप करेंगे फॉर गेनिंग द कॉन्सेंट्रेशन, तो हमें हाइड्रेटेड जेल मिलता है। व्हाट वी विल गेट, हाइड्रेटेड जेल इज ऑब्टेन्ड। पोटेंशियल इक्वेशन फॉर ग्लास मेम्ब्रेन इक्वेशन एज। अब पोटेंशियल इक्वेशन लिखना भी सिमिलर, जैसे मैंने आपको बताया कि रिएक्शन है ना, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा रिएक्शन है वही उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पोटेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए ये तो बहुत सिमिलर है हमारे लास्ट वाले से, दैट इज क्या लिखोगे यहाँ पर, EGL, यानी कि हमारे ग्लास इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। सो EGL इज इक्वल टू E0GL प्लस 0.0591 log टू द बेस 10 ऑफ M प्लस N कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, ये 3-4 पॉइंट्स, अगर ये क्वेश्चन आया तो। अदरवाइज मैंने आपको क्या बताया है, कौन से 2 इलेक्ट्रोड्स इंपॉर्टेंट हैं, आप उतना करके जा सकते हैं। यस, अगर आप एक दिन पहले एग्जाम के ये वीडियो देख रहे हो तो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वीडियोस मेरी एग्जाम के पहले ही लोग देखते हैं। सो द थिंग आई एम टेलिंग यू कि अगर आप एग्जाम के पहले ही इस यूनिट को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रोड्स ही पढ़ के जाना, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोड और एंजाइम बेस्ड इलेक्ट्रोड। किसके अंदर, हमारे आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड के अंदर। बाकी जो वो ग्लास इलेक्ट्रोड है और क्या कैलोमल इलेक्ट्रोड, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलो ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड हो गया। इसके बाद आ जाते हैं सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोड, जो कि इंपॉर्टेंट है एंड इसका मतलब बहुत बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इंपॉर्टेंट एज इसको रख सकते हो। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, कौन से, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। बहुत सिंपल है, बट मतलब फ्लो में जाते जाइए, बहुत इजी है। होमोजीनियस सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोड, बहुत मतलब इजी पॉइंट्स है, देखो 3 ही पॉइंट्स हैं एंड हेट्रोजीनियस के भी 3 ही पॉइंट्स है। 3 स्टार्टिंग के आपको समझ में आ गए तो आगे के आ जाएंगे। जस्ट कीप योर फोकस मोड ऑन। होमोजीनियस सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोड के अंदर क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट, इट इज ऑब्टेन्ड बाय फाइनली डिवाइडेड क्रिस्टलाइन मटेरियल लाइक लैंथेनियम फ्लोराइड। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि लैंथेनियम फ्लोराइड, ये यहाँ पर आपको याद रखना है कि इट इज ऑब्टेन्ड बाय फाइनली डिवाइडेड क्रिस्टलाइन मटेरियल लाइक लैंथेनियम फ्लोराइड, ओके। Then it is used for determination of concentration of fluoride ions। अब हर इलेक्ट्रोड का हम समझ रहे हैं कि वो किस चीज के डिटर्मिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जैसे अभी हमने लास्ट पढ़ा ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट था, फॉर डिटरमाइनिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर हम कह सकते हैं, राइट। वैसे ही होमोजेनियस सॉलिड स्टेट जो इलेक्ट्रोड है, ये किसके लिए यूजफुल है, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस। Then you can see europium fluoride is used as material of inner solution which form a crystal of fluoride ion। यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उसका हमारे होमोजेनियस सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोड का जो इनर सोल्यूशन है ना, वो किस मटेरियल का बना हुआ है, यूरोपियम फ्लोराइड, ठीक है, विच फॉर्म अ क्रिस्टल ऑफ फ्लोराइड आयंस। तो बस ये 3 जो है आपको इसमें याद रखने हैं सेंटेंसेस। फर्स्ट क्या है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय फाइनली डिवाइडेड क्रिस्टलाइन मटेरियल लाइक लैंथेनियम फ्लोराइड, इट इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन of concentration of fluoride ions। Then europium fluoride is used as material of inner solution which form a crystal of fluoride ions, okay। बस ये याद हो गया। जैसे यहाँ पर फ्लोराइड आयंस है ना, हमारा जो हेट्रोजीनियस सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर हम डिटरमाइन करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस, ठीक है। समझ में आ गया डिफरेंस। चलो यहाँ पर क्या है, सेम, इट इज ऑब्टेन्ड बाय सॉलिड क्रिस्टलाइन मटेरियल विच इज इनकॉर्पोरेटेड विथ पॉलीमर लाइक सिलिकॉन और PVC। अब जैसे हमने होमोजीनियस की बात करी, ये हमें कहाँ से मिला, इट इज ऑब्टेन्ड बाय फाइनली डिवाइडेड क्रिस्टलाइन मटेरियल लाइक लैंथेनियम फ्लोराइड। वैसे ही हमारा जो हेट्रोजीनियस है, ये हमें कहाँ से मिलता है, बाय सॉलिड क्रिस्टलाइन मटेरियल विच इज इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब ही मिक्स होता है, विच इज मिक्स्ड विथ पॉलीमर लाइक सिलिकॉन और PVC, ठीक है। तो सॉलिड क्रिस्टलाइन मटेरियल विच इज मिक्स्ड विथ पॉलीमर लाइक सिलिकॉन और PVC, तो इससे हमें हेट्रोजीनियस सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोड मिल जाता है, ओके। द थिंग इज कि आपको ये याद ही रखना पड़ेगा, मतलब दोनों का डिफरेंस आप याद रखोगे तो हो जाएगा। पहले का क्या है, फाइनली डिवाइडेड क्रिस्टलाइन मटेरियल लाइक लैंथेनियम फ्लोराइड, इसका क्या है, इट इज यूज्ड फॉर it is obtained by solid crystalline material which is mixed with polymer like silicon or PVC, ठीक है। This is used for determination of concentration of chloride ions from water or solution। तो कोई भी solution में या फिर water में अगर हमें concentration of chloride ions को determine करना है, so we will use this heterogeneous solid state electrode। In this electrode, Ag2S is used as AgCl as a inner solution and Teflon is also used, ठीक है। तो
जैसे हमने ऊपर इनर सोल्यूशन में यूरोपियम फ्लोराइड पढ़ा था फॉर होमोजेनियस, वैसे ही हेट्रोजीनियस के अंदर क्या है, Ag2S इज यूज्ड विथ AgCl एज इनर सोल्यूशन एंड टेफ्लॉन भी कभी कभी यूज होता है, ठीक है। सो दिस इज होमोजेनियस सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोड एंड हेट्रोजीनियस। तो इनका डिफरेंस भी आ सकता है, डिफरेंस भी आया तो सेम पॉइंट्स लिखने हैं, एंड अगर ऐसा आया कि डिस्क्राइब और एक्सप्लेन होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोड, तो भी आप ये लिख सकते हो। एंड एक और चीज जो कि आपको आ सकता है जिस फॉर्म में, ये देखो मैंने जैसे ऊपर लिखा हुआ है H+ आयन मेम्ब्रेन, क्लोराइड आयन मेम्ब्रेन, फ्लोराइड आयन मेम्ब्रेन, एंड देन डैश 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 ऐसा होगा आपको, तो वहां पर आपको मेम्ब्रेन्स लिखने होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड होता है, एंड यहीं पर ज्यादातर मार्क्स जो है ना लूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स के। तो आपका H+ आयन मेम्ब्रेन अगर लिखा है तो आप क्या लिखोगे, ग्लास मेम्ब्रेन। क्लोराइड आयन मेम्ब्रेन में क्या लिखोगे, Ag2S और AgCl। फ्लोराइड आयन मेम्ब्रेन में आप क्या लिखोगे, लैंथेनियम फ्लोराइड और यूरोपियम फ्लोराइड, ठीक है। तो बस इतना ही लिखना है, मैंने आपको तीनों भी टाइप बता दिए कि कौन से टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, ओके। चलिए थर्ड में आ जाते हैं, दैट इज गैस सेंसिंग इलेक्ट्रोड। अगेन नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट आप रीड करके ले सकते हो, बहुत ईजी है। इट इज यूजफुल फॉर एनालिसिस ऑफ गैसेज। अब गैसेज, गैस सेंसिंग इलेक्ट्रोड ही इसका नाम है, तो आप समझ सकते हो कि ये किसके एनालिसिस के लिए यूज होगा, तो फॉर द एनालिसिस ऑफ गैसेज लाइक अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, NO2, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके। तो ये सब गैसेज के आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। नाइट्रेट आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड, अब ये गैस सेंसिंग के अंदर ये इलेक्ट्रोड्स आप लिख सकते हो कि लाइक नाइट्रेट आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि अगर हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को अगर हमें डिटेक्ट करना है, सो व्हाट वी विल यूज, नाइट्रेट आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड। वैसे अगर हमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को अगर हमें डिटेक्ट करना है, सो वी विल यूज सल्फाइड आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। बहुत सिंपल पॉइंट हो गए दोनों। थर्ड पॉइंट क्या है, मेम्ब्रेन यूज्ड इन दिस इलेक्ट्रोड विच इज माइक्रोपोरस एंड हाइड्रोफोबिक विच कंसिस्ट ऑफ पॉलीमर लाइक पॉलीप्रोपिलीन और फ्लोरोकार्बन। तो अगर हम इसमें बात करें कि मेम्ब्रेन कैसा यूज होगा, तो इलेक्ट्रोड के अंदर ये जो मेम्ब्रेन यूज होगा दैट विल बी माइक्रोपोरस, ठीक है, माइक्रोपोरस एंड हाइड्रोफोबिक, जो कि पॉलीप्रोपिलीन और फ्लोरोकार्बन पॉलीमर्स से बना होगा, ओके। Ag और AgCl electrode is used along with the pH electrode and potential is developed which can be measured easily. Simple 5 points हैं, अगर क्वेश्चन आया तो आप इतने पॉइंट्स लिख लो, that will be enough, okay? चलो अब फोर्थ है लिक्विड लिक्विड मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड। तो ये तो बहुत ही ज्यादा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या है इसके अंदर लिखना है, जस्ट ये दो ही पॉइंट्स आप इसके इतने कंसिडर कर लीजिए। क्या है, इन दिस इलेक्ट्रोड लिक्विड आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इज यूज्ड विच कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो लिक्विड आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इज यूज्ड विच कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप, देयर इज अ इनर सोल्यूशन एंड आल्सो एन आउटर सोल्यूशन। जस्ट आपको लिक्विड लिक्विड मेम्ब्रेन में यही याद रखना है कि एक होता है इनर सोल्यूशन एंड देयर इज वन आउटर सोल्यूशन। इनर सोल्यूशन में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन सेपरेटेड बाय मेम्ब्रेन, एंड आउटर सोल्यूशन है हमारा एक्वेस सोल्यूशन। बस ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है। एंड यस मेम्ब्रेन इज रिप्लेसेबल इन लिक्विड लिक्विड टाइप। चलिए अब इंपॉर्टेंट वाले पे आ जाते हैं, दैट इज एंजाइम बेस्ड इलेक्ट्रोड। एंजाइम बेस्ड इलेक्ट्रोड में आपको क्या बताना है, अब देखो एंजाइम बेस्ड की अगर बात कर रहे हैं, सो दिस इलेक्ट्रोड्स आर सिमिलर टू ग्लास इलेक्ट्रोड, ओके। हमने ग्लास इलेक्ट्रोड पढ़ा हुआ है, उसी के सिमिलर ये इलेक्ट्रोड है। दीज आर एक्चुअली कार्बोनेट आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड विच एनालिसिस द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। समझ गए कि ये क्या डिटेक्ट करने के लिए यूज होगा ये इलेक्ट्रोड, तो दिस विल बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। हमने गैस सेंसिंग के अंदर देखा कि गैसेस जो है वो डिटेक्ट होंगी, लेकिन वहां पर हम यहाँ पर भी CO2 लिख सकते हैं, ठीक है, CO2, SO2, NH3, दीज ऑल आर देयर, बट स्टिल जो मतलब मेजर हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दैट इज एंजाइम बेस्ड इलेक्ट्रोड, ओके। सो एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम्स यूज्ड इन इलेक्ट्रोड। अब जैसे ये एंजाइम बेस्ड इलेक्ट्रोड है तो कुछ ना कुछ एंजाइम्स इसके अंदर यूज होंगे। सो दीज आर द 3 एंजाइम्स व्हिच आर यूज्ड इन दिस इलेक्ट्रोड, दैट इज L-arginine कार्बोक्सिलेज, L-lysine कार्बोक्सिलेज एंड यूरियस, ठीक है। याद करिए आप मेरे साथ साथ रीड आउट करिए, L-arginine कार्बोक्सिलेज, L-lysine कार्बोक्सिलेज एंड यूरियस, ठीक है। तो बस ये 3 एंजाइम्स ही हैं जो कि इसके अंदर यूज होते हैं। In this electrode, substance convert into ionic product and due to that potential is developed which is measured by electrode. Of course, देखो आप मतलब अगर इलेक्ट्रोड के बारे में लिख रहे हो ना, तो एट लास्ट आपको पोटेंशियल वर्ड यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोटेंशियल ही जो है हम क्या कर रहे हैं,
डेवलप कर रहे हैं, ओके हमारे इलेक्ट्रोड के अंदर। सो जो सब्सटेंस है हमारे इन दिस इलेक्ट्रोड, सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू आयनिक प्रोडक्ट, हम अपने सब्सटेंस को आयनिक प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं एंड ड्यू टू दैट पोटेंशियल इज डेवलप्ड। जैसे ही हम उसको आयनिक, हमारे सब्सटेंस को आयनिक प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो जाएगा, जो कि हम मेजर करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोड। कंस्ट्रक्शन में एंजाइम यूरिएज इनकॉर्पोरेटेड, अब मैंने क्या बताया आपको, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है, मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स्ड विथ पॉलीअक्राइलामाइड जेल टू सेट इट इन द बॉल, ठीक है। तो ये जो डायग्राम मैं आपको दिखा दूं, ये है डायग्राम आपके एंजाइम बेस्ड इलेक्ट्रोड का। तो यहाँ पर जो आप एक एंजाइम देख रहे हो नीचे बॉल सा, सो दैट इज द एंजाइम विच इज इमोबिलाइज्ड इन पॉलीमर मेम्ब्रेन। एंजाइम इमोबिलाइज्ड इन पॉलीमर मेम्ब्रेन लिखो, या फिर ये लिख दो कि एंजाइम यूरिएज इनकॉर्पोरेटेड विथ पॉलीअक्राइलामाइड जेल टू सेट इट इन बल्ब, ठीक है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। वर्किंग में आप क्या लिखोगे, देखो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बहुत कम मार्क्स कैरी करते हैं, अगर आप उसको पेज भर भर के लिखोगे ना, फिर भी आपको 1 या 2 मार्क्स ही मिलेंगे उस कंस्ट्रक्शन वर्किंग का। तो फिर आपको क्या चाहिए, आप यू हैव टू कंसिडर कि आपको कितना टाइम किसको देना है, ओके। सो बहुत शॉर्ट में लिखिए, जस्ट टू द पॉइंट लिखिए, आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या मैंने आपको बताया, एंजाइम यूरिएज इज इनकॉर्पोरेटेड यानी कि मिक्स्ड विथ पॉलीअक्राइलामाइड जेल एंड इट इज सेट इट ऑन द बल्ब। वर्किंग में आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इनटू सोल्यूशन विच कंटेन्स यूरिया। अब एक सोल्यूशन है जिसके अंदर यूरिया प्रेजेंट है, उसके अंदर हम ये इलेक्ट्रोड को डिप करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट, ड्यू टू दैट अमोनियम आयंस आर फॉर्म, ठीक है, NH4+ आयंस फॉर्म हो जाएंगे। क्या था फर्स्ट में, फर्स्ट वर्किंग में, इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इनटू सोल्यूशन विच कंटेन्स यूरिया, जिस सोल्यूशन के अंदर यूरिया प्रेजेंट है उसमें हमने इलेक्ट्रोड डिप कर दिया एंड जैसे ही डिप किया हमारे पास NH4+ आयंस फॉर्म हो गए विच डिफ्यूज थ्रू द जेल। अब जैसे मैंने आपको बताया कौन सा जेल प्रेजेंट है, पॉलीअक्राइलामाइड जेल प्रेजेंट है। अब ये जो NH4+ आयंस फॉर्म हुए हैं ये उस जेल के अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे, ओके एंड जैसे ही वो डिफ्यूज होंगे वैसे ही पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, ठीक है, एंड देन इट इज मेजर्ड बाय द इलेक्ट्रोड, है ना, बहुत सिंपल। जस्ट आप इसको आप अपने लॉन्गेट फॉर्म में लिख लीजिए, हो जाएगा आपका, बस इतना ही वर्किंग है, ओके। क्या है, इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इनटू सॉल्यूशन विच कंटेनिंग यूरिया, ड्यू टू दैट NH4+ आयंस आर फॉर्म्ड विच डिफ्यूज थ्रू जेल, पोटेंशियल इज डेवलप्ड एंड इट इज मेजर्ड बाय द इलेक्ट्रोड, ठीक है। आई होप आपको समझ गया होगा। ये वाला रिएक्शन आपको लिखना है, CONH2 ट्वाइस plus H2O plus 2H plus which gives 2 NH4 plus CO2 गैस इज रिलीज, ठीक है। तो बस ये डायग्राम आप बना लीजिए जिसमें 2 मीटर दिखाना है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड दिखाना है, अमोनियम आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड एंड एंजाइम इमोबिलाइज्ड इन पॉलीमर मेम्ब्रेन। तो जस्ट ये सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है, लेबलिंग आपको याद रखनी है बस, ठीक है। तो ये हो जाता है एंजाइम बेस्ड इलेक्ट्रोड। तो बस यहाँ पर हो जाते हैं हमारे सारे के सारे इलेक्ट्रोड्स का खत्म, ठीक है, सब इलेक्ट्रोड्स पढ़ लिया हमने, ओके ठीक है, हमने सब हो गया हमारा पढ़ के इसमें। तो ये सारे इलेक्ट्रोड्स आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ लिया हमने स्टार्टिंग से। तो वी हैव स्टडीड अबाउट रेफरेंस इलेक्ट्रोड, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। कैलोमल इलेक्ट्रोड पढ़ा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ये डायग्राम बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। कंस्ट्रक्शन वर्किंग में इतने पॉइंट्स जो है बहुत सफिशियंट है। सेल रिप्रेजेंटेशन, रिएक्शन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट एंड डिसएडवांटेजेस, इसके सिर्फ 2 ही डिसएडवांटेजेस हैं, यही आपको लिखने हैं। एंड ये जो है ये तो जस्ट आपके नॉलेज के लिए दिया है। देन ये ग्लास इलेक्ट्रोड, इसका प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एंड देन सेल रिप्रेजेंटेशन, पोटेंशियल इक्वेशन, एंड यस अगर पीएच अगर आपको मेंशन किया होगा क्वेश्चन में, सो यू कैन राइट दिस वन फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद है आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड, इसका प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 टाइप्स है जिसके अंदर मैंने आपको बताया 2nd एंड 5th टाइप, दैट इज सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोड और एंजाइम बेस्ड इलेक्ट्रोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बाकी जो है वो सिर्फ आप रीड करके जा सकते हो, ओके। तो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोड में होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस, इन दोनों का डिफरेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड एंजाइम बेस्ड इलेक्ट्रोड के अंदर यही जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड एग्जांपल्स जैसे मैंने आपको बताया वो आप लिख सकते हो, ओके। तो बस इतना ही हमने इंपॉर्टेंट है कितने इलेक्ट्रोड्स वाले पार्ट में। सो वी हैव कंप्लीटेड हाफ ऑफ आवर यूनिट नंबर 2 टिल द टाइम, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने आगे के पार्ट को, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, देखो बफर सोल्यूशन के बारे में। तो बफर सोल्यूशन में देखो, बफर सोल्यूशन तो हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, डेफिनेशंस भी सब कुछ आई नो, हमें सबको आता है क्या है बफर सोल्यूशन, क्या है उसके टाइप्स, एग्जांपल्स एंड ऑल, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में तो ये सब हो चुका है। जस्ट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड पूरा डिस्क्रिप्शन आपको इसके अंदर नोट्स के अंदर समझ में आ जाएगा। जस्ट रिवीजन फॉर्मेट में आप ले सकते हो अगर आपको पता है तो, अदरवाइज पे अटेंशन। व्हाट इज बफर सोल्यूशन? It is the solution which resists change in pH even by addition of small quantity of acid or base is called buffer solution, है ना।
जिस सोल्यूशन के अंदर हम कितना भी एसिड या बेस ऐड कर दें उसके पीएच के अंदर चेंज नहीं होगा, दैट इज आवर बफर सोल्यूशन। ठीक है, सो व्हाट इज इट, अगेन रीड आउट, इट इज द सोल्यूशन व्हिच रेजिस्ट चेंज इन पीएच इवन बाय एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड और बेस व्हिच इज कॉल्ड एज बफर सोल्यूशन। ठीक है, बस इतना ही डेफिनेशन याद रखना है। क्या टू टाइप्स है हमारे बफर सोल्यूशन के, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। ठीक है, तो एसिडिक बफर में आप क्या लिख सकते हो, द सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड। देखो अब एसिडिक बफर का आप कैसे याद रखोगे, एसिडिक है ना तो आपको वीक एसिड कंसिडर करना है। कौन सा एसिड, वीक एसिड। द सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड अलोंग विद इट्स सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, वीक एसिड अलोंग विद द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे आप अपोजिटली याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, अदरवाइज जंबल हो जाएगा। क्या है एसिडिक बफर, द सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड अलोंग विद इट्स सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल के अंदर हमारे पास वीक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड ना, तो CH3COOH प्लस विद इट्स सॉल्ट बोला है, यानी कि वीक एसिड अलोंग विद इट्स सॉल्ट, तो हमारे वीक एसिड का ही सॉल्ट क्या होगा, CH3COONA। तो यही एग्जाम्पल हो जाता है इसका। आप चाहो तो आप रिएक्शन भी दिखा सकते हो, बट एक्सपेक्टेड क्या है, जस्ट वो फर्स्ट लाइन दैट इज CH3COOH प्लस CH3COONA। ओके, चाहो तो आप रिएक्शन दिखा सकते हो विद वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपको वो सॉल्ट मिल जाएगा ऑफ वीक एसिड प्लस H2O। ठीक है, देन बेसिक बफर वही सेम टेक्निक, क्या, द सोल्यूशन ऑफ वीक बेस अलोंग विद इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो इसका एग्जांपल, अब वीक बेस क्या है हमारे पास, NH4OH एंड उसका सॉल्ट अगर हम देखें तो इट इज NH4Cl, है ना। अब चलो प्रॉपर्टीज के ऊपर आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ जाती है एग्जाम्स के अंदर, तो आपको मतलब बहुत इजी हो जाता है, आपका मार्क्स गेन करना बहुत बहुत इजी है। देखो फर्स्ट क्या है, बफर हैज अ डेफिनेट पीएच। हमारे बफर का पीएच डेफिनेट होता है, ये तो हमें पता है, तो ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ बफर। सेकंड, एसिडिक बफर कंटेन्स H प्लस आयंस, यानी कि अगर एसिडिक बफर है तो इट विल कंटेन व्हाट, H प्लस आयंस। बेसिक बफर है तो इट विल कंटेन्स OH माइनस आयंस, है ना, सिंपल। 3 पॉइंट्स तो लर्न हो गए, 3 प्रॉपर्टीज। First, buffer has definite pH. Second, acidic buffer contains H plus ions. Third, basic buffer contains OH minus ions. ठीक है। फोर्थ क्या है, बफर डज नॉट चेंजेस इट्स पीएच बाय एडिशन ऑफ सम एसिड और बेस, है ना, वही जो हमने डेफिनेशन पढ़ा कि अगर हमने थोड़ा स्मॉल सम अमाउंट ऑफ एसिड या फिर बेस हमने सोल्यूशन के अंदर ऐड करा है बफर के अंदर, तो इट विल नॉट चेंज इट्स पीएच। तो वही यहाँ पर लिखना है आपको एज अ फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट बफर डज नॉट चेंज इट्स पीएच बाय एडिशन ऑफ सम एसिड और बेस। सिमिलरली फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, बफर डज नॉट चेंज इट्स पीएच बाय डाइल्यूटिंग विथ वाटर, यानी कि अगर हमने बफर सोल्यूशन को वाटर से डाइल्यूट भी कर दिया फिर भी उसका पीएच चेंज नहीं होगा। एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, बफर डज नॉट चेंज इट्स पीएच बाय कीपिंग इट फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि अगर हमने बफर को ज्यादा देर तक या फिर लॉन्ग टाइम के लिए रख भी दिया फिर भी उसका पीएच चेंज नहीं होगा। ठीक, सो दीज आर द 6 प्रॉपर्टीज ऑफ बफर। ओके, तो बहुत सिंपल है इन प्रॉपर्टीज को याद रखना। क्या है, फर्स्ट बफर हैज अ डेफिनेट पीएच, देन एसिडिक बफर कंटेन्स H प्लस आयंस, देन बेसिक बफर कंटेन्स OH माइनस आयंस। उसके बाद हमें लिखना है बफर डज नॉट चेंज इट्स पीएच बाय एडिशन ऑफ सम एसिड और बेस, बाय डाइल्यूटिंग ऑफ विथ वाटर एंड बाय कीपिंग इट फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो बफर अपना पीएच चेंज किसी भी हालत में नहीं करता है। ठीक है, तो ये है 6 प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सोल्यूशन। तो ये हो जाता है हमारे बफर का पार्ट। नाउ वी कम टू पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट। ठीक है, तो पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन, इसका आई थिंक कि आपको एक एक्सपेरिमेंट भी हो गया होगा कॉलेजेस के अंदर। तो पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है, द टाइट्रेशन हुज एंड पॉइंट कैन डिटरमाइन बाय मेजरमेंट ऑफ पीएच व्हिच इज कॉल्ड एज पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन, है ना, बहुत सिंपल। वही देखो, पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन, द टाइट्रेशन हुज एंड पॉइंट कैन बी डिटरमाइन, एक टाइट्रेशन हम कर रहे हैं जिसका एंड पॉइंट हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय मेजरमेंट ऑफ पीएच ओनली। ठीक है, तो जस्ट हमें पीएच मेजर करना है एंड वी कैन गेट द एंड पॉइंट ऑफ दैट टाइट्रेशन। दिस इज नथिंग बट पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन। एग्जांपल इसके अंदर क्या है, HCl विथ NaOH। ठीक है, HCl विथ NaOH, इसका याद रखने की ट्रिक यही है कि स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये कुछ ऐसा इसके अंदर है नहीं कि स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस ही है, जस्ट मैंने आपको याद रखने के लिए लिखा हुआ है कि आपको ऐसे याद रहेगा HCl एंड NaOH। ठीक है, तो बस अब इसका हमें प्रोसीजर लिखना होगा जिसके अंदर 2 पार्ट्स आ जाते हैं। पार्ट 1 है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पीएच मीटर और वी कैन से कैलिब्रेशन ऑफ इट। ओके,
तो सबसे पहले क्या करना है हमें इस प्रोसीजर को करने के लिए, सबसे पहले है मेक इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस फ्रॉम इलेक्ट्रोड टू पीएच मीटर टू इलेक्ट्रिसिटी। अब जिनके कॉलेजेस में ये एक्सपेरिमेंट हो गया होगा उनको बहुत इजीली याद हो जाएगा, ठीक है, मतलब क्या क्या स्टेप्स हैं इसके, वही स्टेप्स बस आपको इसके अंदर लिखना है। पहले तो हमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस देना होता है फ्रॉम इलेक्ट्रोड टू पीएच मीटर टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो ये पहले कनेक्शंस करने होते हैं। उसके बाद हमें जो इलेक्ट्रोड है उसको क्लीन करना होता है विद डिस्टिल्ड वाटर एंड देन ड्राई इट, ठीक है, क्लीन द इलेक्ट्रोड विद डिस्टिल्ड वाटर एंड देन ड्राई इट। थर्ड स्टेप है डिप द इलेक्ट्रोड इन pH 4 एंड देन टू pH 7 और pH 9.8 फॉर गेटिंग सेम रीडिंग्स ऑन द डिस्प्ले ऑफ डिवाइस। अब आप बोलोगे ऐसे डिप क्यों करना है हमें इलेक्ट्रोड को, क्योंकि हमने इसको किससे कनेक्ट किया है, इलेक्ट्रोड को pH मीटर से कनेक्ट किया है, राइट। तो हम एक डेफिनेट सोल्यूशन जिसका pH हमें पता है, जैसे कि पहले हम 4 में डालेंगे, यानी कि हम देखेंगे कि हमारा pH मीटर हमें राइट रीडिंग दिखा रहा है या नहीं। सो जस्ट फॉर मेकिंग करेक्शन कि यस हमें pH राइट मिल रहा है या नहीं, हम इसको डिप करके देखेंगे। पहले हम 4 में देखेंगे, दैट इज एसिडिक देखेंगे, एंड देन 7, या फिर अगर 7 नहीं है तो 9.2 हम कंसिडर कर सकते हैं, एंड देन सेम रीडिंग्स आ रही है हमारे डिस्प्ले में या नहीं ये चेक करने के लिए। तो ये है थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप है बाय यूजिंग टेम्परेचर नॉब एडजस्ट द टेम्परेचर बिटवीन 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टेम्परेचर नॉब जो है हमारी प्रेजेंट होगी, उससे हमें टेम्परेचर को 20 to 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमें एडजस्ट करना है। कीप द मोड बटन ऑन pH बिकॉज वी आर मेजरिंग pH। एंड सिक्स्थ है डोंट डिस्टर्ब द इंस्ट्रूमेंट थ्रू आउट द होल एक्सपेरिमेंट, ओके। तो ये है फर्स्ट पार्ट हमारा, जिसमें हमने क्या किया, हमने किया स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ pH मीटर और वी कैन से कैलिब्रेशन। पार्ट 2 क्या है, टाइट्रेशन ऑफ HCl विथ NaOH। जैसे अभी हमने पढ़ा कि pH मेट्रिक टाइट्रेशन में क्या हमें यूज करना है, HCl और NaOH, राइट। तो वही है पार्ट 2 के अंदर टाइट्रेशन ऑफ HCl विथ NaOH। फर्स्ट है फिल ब्यूरेट विथ NaOH सोल्यूशन, यानी कि हमारे ब्यूरेट के अंदर क्या होगा, NaOH सोल्यूशन प्रेजेंट होगा, एंड टेक 20 to 25 ml ऑफ HCl इन बीकर, यानी कि आप बीकर के अंदर हम HCl लेंगे, ओके, विद द हेल्प ऑफ पिपेट। देन थर्ड क्या है, डिप द इलेक्ट्रोड इन HCl एंड नोट द इनिशियल pH, यानी कि अभी हमें NaOH उसके अंदर फिल नहीं करना है, हमने जितना लिया है HCl दैट इज हमारे बीकर के अंदर 20 to 25 ml, बस उतने ही HCl का हमें क्या करना है, pH इनिशियल pH उसको नोट डाउन कर लेना है बाय डिपिंग द इलेक्ट्रोड। जैसे ही हमने उसमें इलेक्ट्रोड डिप करेंगे हमें pH मीटर में pH दिखने लग जाएगा, ओके। तो चलो इनिशियल pH तो हमने नोट कर लिया। फोर्थ क्या है, वी हैव टू ऐड 0.5 ml ऑफ NaOH, यानी कि अब जो है हमें जो हमने NaOH को ब्यूरेट के अंदर लिया था, अब हम 0.5 करके अपना NaOH उसके अंदर HCl के अंदर ऐड करेंगे एंड देन नोट डाउन करेंगे उसके pH को, ठीक है। तो pH जो है चेंज होगा, वही add 0.5 ml NaOH from burate in HCl and note the pH. Similarly add next 0.5 ml of NaOH in HCl and note the pH and so on, ठीक है। add NaOH for getting equivalence point, यानी कि जहां तक हमें सेम रीडिंग्स नहीं आने लगे, ठीक है, रीडिंग स्टार्टिंग में बढ़ेंगी, देन दे विल भी मतलब कांस्टेंट पॉइंट आएगा जहां पर रीडिंग्स हमें सेम मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, दैट विल बी आवर इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। सो ऐड NaOH फॉर गेटिंग इक्विवेलेंस पॉइंट। आफ्टर गेटिंग इक्विवेलेंस पॉइंट नोट द कांस्टेंट रीडिंग्स एंड देन स्टॉप द एडिशन ऑफ NaOH, ठीक है। जैसे हमें कांस्टेंट रीडिंग्स मिल जाएगी, हमें 2-3 कांस्टेंट रीडिंग्स लेनी है एंड देन वी हैव टू स्टॉप द एडिशन ऑफ NaOH। बस इतना ही हमारा क्या है, pH मेट्रिक टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो अगर आपने किया होगा, अगेन आई विल से कि परफॉर्म किया होगा अपने कॉलेजेस में, तो बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा क्या इसका प्रोसीजर है ये, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, पहले तो हमें पार्ट 1 के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन करना है हमारे pH मीटर का, और कैलिब्रेशन भी इस प्रोसेस को बोला जाता है। So first of all we have to make electrical contact to from electrode to pH meter to electricity, and then हमें क्या करना है, we have to clean the electrode with distilled water and then dry it. Then we have to dip the electrode in some known pH, कि जैसे उससे हमें सेम रीडिंग्स आ रही हैं या नहीं ये पता चल जाए हमारे pH के डिस्प्ले में। Then by using the temperature knob we have to adjust the temperature between 20 to 25 degrees Celsius. We have to keep the mode button on pH. Don't disturb the instrument throughout the whole experiment. ठीक है, तो ये हो जाता है पार्ट 1। देन वी हैव पार्ट 2 जिसके अंदर हम टाइट्रेशन करेंगे ऑफ HCl विथ NaOH, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें NaOH के अंदर ब्यूरेट NaOH जो है वो ब्यूरेट के अंदर फिल कर लेना है। देन वी हैव टू टेक HCl इन बीकर, दैट इज 20 to 25 ml हम ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिपेट।
थर्ड आप लिखो डिप द इलेक्ट्रोड इन HCl एंड नोट द इनिशियल pH। उसके बाद आपको 0.5 ml करके NaOH को ऐड करते रहना होगा HCl के अंदर एंड सिमिलरली नोट डाउन करते रहना होगी अपनी pH को। एंड थोड़ी देर बाद हमें इक्विवेलेंस पॉइंट मिल जाएगा जहां पर हमें कांस्टेंट रीडिंग्स मिलने लगेंगी। सो आफ्टर नोट डाउनिंग सम कांस्टेंट रीडिंग्स हमें स्टॉप कर देना है एडिशन ऑफ NaOH एंड दिस इज नथिंग बट आर pH मेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, ये ग्राफ दिखाना आपका इंपॉर्टेंट है जहां पर आपके y एक्सिस पे आपको pH दिख रहा है, x एक्सिस पर आप ml ऑफ NaOH लिख लो या फिर ml ऑफ टाइट्रेंट लिख लो, क्योंकि देखो NaOH हमारा बीकर में प्रेजेंट है तो वो टाइट्रेंट होगा और HCl हमारा बीकर के अंदर प्रेजेंट है तो वो हमारा एनालाइट होगा। ओके, सो ये ml ऑफ टाइट्रेंट भी लिख सकते हो या फिर ml ऑफ NaOH भी लिख सकते हो। इसका ऐसा देखो आप ग्राफ S टाइप ग्राफ आएगा एंड जहां पर इक्विवेलेंस पॉइंट है वहां पर आप ऐसे दिखा सकते हो वेयर x इज इक्वल टू V2 यानी कि वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पर ये रिएक्शन दिखाना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। HCl प्लस NaOH गिव्स व्हाट, NaCl प्लस H2O। ये भी रिएक्शन 1 मार्क्स कैरी करती है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड देन अगर कैलकुलेशंस भी अगर आपसे पूछे हो तो ये आप लिख लीजिए, आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, जिसमें आप क्या लिखोगे N1V1 इक्वल टू N2V2, जिसमें N1V1 है फॉर HCl एंड N2V2 है फॉर NaOH। जहाँ पर अगर हमें नॉर्मेलिटी ऑफ HCl चाहिए सो वी कैन फाइंड आउट इट बाय यूजिंग N2V2 अपॉन N1 एंड स्ट्रेंथ ऑफ HCl होगी N1 इंटू 36.5। तो ये हो जाता है हमारा पूरा pH मेट्रिक टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सो आपको बस इतना ही लिखना है, बहुत ज्यादा इजी है। चलो अब है कंडक्टोमेट्री। ठीक है, तो कंडक्टोमेट्री के अंदर जो है हमारे पास 5 डेफिनेशंस आ जाते हैं एंड बिलीव मी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और पेपर में आपको इन डेफिनेशंस में से ही डेफिनेशंस आएंगे। ओके, तो क्या है, एक तो कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो बस इतने ही आपको डेफिनेशंस याद रखने हैं इसके अंदर। तो व्हाट इज कंडक्टेंस, पहले तो इट इज डिनोटेड बाय C, देन इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर व्हिच अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। है ना, एक कंडक्टर है जिसकी प्रॉपर्टी को हम कंडक्टेंस कहते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, विच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस एंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। हमें इन सब के बारे में नॉलेज है, वी हैव स्टडीड इट इन लास्ट सेशन, मतलब लास्ट प्रीवियस ईयर्स के अंदर हमने ये सब डेफिनेशंस को पढ़ा हुआ है, इनके कंसेप्ट्स को भी पढ़ा हुआ है। बट यस, यहाँ पर भी ये डेफिनेशंस एक्सपेक्टेड है, तो रीड इट आउट। व्हाट इज इट, कंडक्टेंस क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर व्हिच अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस एंड व्हाट इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। देन इक्वेशन क्या लिख सकते हो आप, C इज इक्वल टू 1/R, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है हमारे रेजिस्टेंस का। एंड यूनिट आप सीमेंस और ओम इनवर्स या फिर मो लिख सकते हो। ओके, तो यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन के बाद इक्वेशन, दैट इज योर फॉर्मूला एंड देन यूनिट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जो कि हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज कप्पा। इट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, क्या, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बस इतना ही आपसे एक्सपेक्टेड है। K इज इक्वल टू L/A इंटू 1/R। अब यहाँ पर L/A क्या है, सेल कॉन्स्टेंट है ना, हमने पढ़ा हुआ है ये, एंड 1/R क्या है, हमारी कंडक्टेंस है। तो यूनिट आएगा इसका ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, और आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों भी फॉर्मेट में सेम यूनिट है, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। थर्ड है आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसका डेफिनेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यस अगर आपको ये आएगा तो इसके आगे वाला जो डेफिनेशन है बहुत इजीली समझ में आ जाएगा एंड बस एक ही वर्ड का डिफरेंस है वहाँ तो बस इसको समझिए। व्हाट इज यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन बाय ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या है, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन बाय ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्राम। ठीक है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर यही वर्ड चेक करता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो यही करस्पॉन्ड करता है किसको, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को। ठीक है, तो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन बाय ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉल्ड एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू व्हाट, आप V से इसको डिनोट कर सकते हो एंड V क्या है, 1000/C। ठीक है, 1000/C ये आप अपने पुट करेंगे अपने फॉर्मूला के अंदर, सो यू विल गेट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू K इंटू 1000/C। तो ये फॉर्मूला को आपको बॉक्स करके दिखा देना है एंड दिस इज योर कंप्लीट डेफिनेशन। विद यूनिट आप लिखोगे, यूनिट क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज द मेन वर्ड। वैसे ही यहाँ पर अब जब हम मोलर कंडक्टेंस के अंदर आएंगे, मोलर कंडक्टेंस को हम म्यू से डिनोट करते हैं,
So the conductance of solution produced by all the ions produced by 1 mole gram mole of electrolyte. तो यहाँ पर 1 ग्राम मोल ये वर्ड इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ पर 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो द कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन बाय ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज योर मोलर कंडक्टेंस, ठीक है. तो म्यू इज इक्वल टू सेम है केवी, वही फॉर्मूला है, बस वी में वहां पर हमने क्या लिखा था 1000 अपॉन सी, यहाँ पर हमें लिखना है 1000 अपॉन एम बिकॉज वी आर डीलिंग विथ मोलैरिटी. ओके, तो वी विल गेट मोलर कंडक्टेंस म्यू इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एम. सेम यूनिट क्या होगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. ओके, सो दिस इज द फोर्थ डेफिनेशन. द लास्ट वन इज सेल कांस्टेंट. सेल कांस्टेंट तो बहुत ईजी है, क्या, व्हेन टू इलेक्ट्रोड्स L centimeter apart from each other which having the A area of cross section are designed in a conductivity cell, then L by A is equal to constant for such a cell which is called as cell constant. यानी कि when two electrodes, that is वो electrodes के बीच में L सेंटीमीटर का डिफरेंस है, ठीक है, they are L सेंटीमीटर apart from each other and उनका जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो भी दोनों इक्वल है, यानी कि L भी इक्वल है, A भी इक्वल है. सो लेंथ अपॉन एरिया, ये जो हमारा इक्वेशन आएगा या फिर रेशियो आएगा, वी विल से दैट इट इज कांस्टेंट. तो यही क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का. सो व्हेन टू इलेक्ट्रोड्स L सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर व्हिच हैविंग द A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर डिजाइन्ड इन कंडक्टिविटी सेल, देन L by A इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर सच अ सेल व्हिच इज कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट. ठीक है, यूनिट क्या है, मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, तो बस आपको यही 5 डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो करके ही जाना. ओके, सो ये डेफिनेशंस हो गए. ये एक बहुत ही इजी था, सिर्फ जस्ट आपको सेल कांस्टेंट समझने के लिए मैंने न्यूमेरिकल रखा हुआ है. आप चाहो तो पॉज करके देख सकते हो, अदरवाइज इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं, तो आप देख सकते हो. ठीक है, तो चलिए, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन हमने देख लिया, वैसे ही है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन. तो यहाँ पर आप इसका डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, देखो, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन. अब मैं इसको आपको कैसे बताऊंगी पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन से. देखो, यहाँ पर हमने पढ़ा था पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन का डेफिनेशन, दैट इज द टाइट्रेशन हुज एंड पॉइंट कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरमेंट ऑफ पीएच इज कॉल्ड एज पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन, है ना. तो अब कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का डेफिनेशन कैसे लिखोगे, द टाइट्रेशन हुज एंड पॉइंट कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरमेंट ऑफ conductance, that is called as conductometric titration. ठीक है, चलो, I'll repeat, the titration whose endpoint can be determined by the measurement of conductance is called as conductometric titration. तो दोनों आप मतलब आपने ये याद कर लिया, तो कंडक्टेंस का, कंडक्टोमेट्रिक का जस्ट आप कंडक्टेंस ये वर्ड ऐड करके लिख सकते हो. ठीक है, तो दैट इज कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन. इसके अंदर हमें मतलब ग्राफ रिलेटेड भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है. तो 4 इसके अंदर आपको टाइप पढ़ने हैं, दैट इज विथ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, देन वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड एंड वीक बेस. ऐसे आपको 4 पढ़ना है. बिलीव मी बहुत ज्यादा सिंपल है, जस्ट फोकस ऑन माय वर्ड्स. ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ जो आप राइट साइड में देख सकते हो, ये ग्राफ इसका बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यही ग्राफ से ही आपको एक्सप्लेन करना है, यानी कि अगर आपने ग्राफ करेक्ट बना लिया तो आपका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट होगा. फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस. अब आपको ये ऐसे भी पूछ सकते हैं या फिर आपको पर्टिकुलरली भी पूछ सकते हैं कि फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस, ऐसे आपको मतलब पर्टिकुलरली भी क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज ऐसे भी आ सकता है. तो आपको कैसे लिखना है, पहले तो स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल पता है HCl और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल पता है, दैट इज NaOH. ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है HCl वर्सेस NaOH. ओके, एंड यहाँ पर जो चीज आपको याद रखनी है, द ओनली थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज कि क्या चीज ब्यूरेट के अंदर प्रेजेंट है एंड क्या चीज बीकर के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, जो हमारा NaOH है वो ब्यूरेट के अंदर प्रेजेंट है एंड HCl हमारा बीकर के अंदर प्रेजेंट है. एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो चीज ब्यूरेट में प्रेजेंट होती है दैट इज टाइट्रेंट एंड जो बीकर में प्रेजेंट होती है दैट इज योर एनालाइट. ठीक है, तो चलो पहले तो हम रिएक्शन देख लें, HCl प्लस NaOH, तो क्या मिल जाएगी, NaCl प्लस H2O. ठीक है, तो बेसिक ये रिएक्शन तो सभी लिख सकते हैं इस स्टेज पे आके. ग्राफ जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, जिसमें हमारे वाई एक्सिस के ऊपर हमारी कंडक्टेंस होगा, ठीक है, फिर कंडक्टिविटी आप कह सकते हो, एंड एक्स एक्सिस पे हमारे पास ml ऑफ टाइट्रेंट, या फिर आप टाइट्रेंट क्या है हमारा NaOH, तो ml ऑफ NaOH भी लिख सकते हो यहाँ. ओके, तो यहाँ पर कैसे आएगा ग्राफ, एक क्रॉस मैनर में आएगा. ठीक है, तो आप ऐसे ही याद रखो, क्रॉस मैनर में आएगा. एंड जो मैंने वहां पर ऐसे क्रॉस किया है ना, दैट इज द ग्राफ, एक्चुअल ग्राफ, और बाकी जो है वो एक्सटेंडेड लाइंस हैं. कैसे, तो एक्सप्लेनेशन में आपको समझ में आएगा. सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही ये रिएक्शन होगी तो फर्स्ट स्टेज बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट, जहां पर देखो दोनों भी क्रॉस, देखो आप मीट जहां हो रहे हैं, दैट इज योर इक्विवेलेंस पॉइंट. ठीक है, तो जो इक्विवेलेंस पॉइंट के पहले हम देख रहे हैं, तो कंडक्टेंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, राइट. सो कंडक्टेंस
डिक्रीज हो रही है, तो ये क्यों हो रही है ये आपको एक्सप्लेन करना है। So before equivalence point, conductance decreases due to higher mobility of H plus ions get replaced by lower mobility of Na plus ions। यानी कि आप देख सकते हो HCl और NaOH का रिएक्शन हो रहा है तो हमें NaCl और H2O मिल रहा है, यानी कि हायर मोबिलिटी H plus ions जो पहले से प्रेजेंट थे वो रिप्लेस हो जाएंगे बाय लोअर मोबिलिटी ऑफ Na plus ions। इसके वजह से हमारा जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो वही आपको लिखना है इसका रीजन। ठीक है, रीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड थिंग। तो फर्स्ट स्टेज क्या होगी, बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट आपका जो कंडक्टेंस है इट डिक्रीजेस ड्यू टू हायर मोबिलिटी ऑफ H plus ions गेट रिप्लेस्ड बाय लोअर मोबिलिटी ऑफ Na plus ions। ओके, अब क्या लिखना है हमें, आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, तो आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट ये वाला जो है ना सेंटेंस, ये आप एकदम लर्न कर लो क्योंकि ये चारों के लिए सिमिलर है, सेम है। ओके, तो आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट हमेशा आप देख रहे हो कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है, ग्राफ के अंदर देखो तो कंडक्टेंस इंक्रीजेस, क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एक्सेस ऑफ टाइट्रेंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम टाइट्रेट ही तो कर रहे हैं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो पहले तो जैसे ही हमने HCl और NaOH यानी कि थोड़ा पहले हमने NaOH ऐड किया हमारा HCl के अंदर, तो हमें क्या मिला, कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि हमारे H plus आयंस Na plus आयंस को रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, वैसे ही सेकेंड यानी आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा, हमारी कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि हमारा टाइट्रेंट एक्सेस हो जाएगा हमारे सोल्यूशन के अंदर, यानी कि NaOH इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बस यही दो पॉइंट्स हैं एक्सप्लेनेशन के। ग्राफ इज इंपॉर्टेंट एंड क्या चीज ब्यूरेट में क्या बीकर में है दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बस इतना ही आपको लिखना है स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर। चलो, सेकेंड क्या है, वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो वीक एसिड क्या होता है, CH3COOH, और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल क्या है, NaOH। तो बस आपको इतना ही याद रखना है। द थिंग एसिड की आपको रिमेंबर रखनी है कि ब्यूरेट के अंदर क्या प्रेजेंट है और बीकर के अंदर क्या प्रेजेंट है। तो ब्यूरेट के अंदर यानी कि एज अ टाइट्रेंट हमारे पास अगेन यहाँ पर NaOH ही प्रेजेंट है, एंड इन बीकर एज अ एनालाइट हमारे पास CH3COOH प्रेजेंट है। इसका ग्राफ आप देख सकते हो, पहले थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा आपको डिक्रीमेंट दिखेगा, उसके बाद आपका ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, एंड देन अगेन आप एक इंक्रीज फॉर्मेट में एक्स मतलब एक्स फॉर्म हो रहा है ना, तो वैसा क्रॉस फॉर्म हो रहा है। तो जस्ट आपको यही प्रैक्टिस करना है, मतलब थोड़ा सा डिक्रीमेंट है एंड देन इंक्रीमेंट एंड देन अगेन इंक्रीमेंट, एंड जहां पर ये दोनों भी क्रॉस मीट हो रहे हैं यू विल से दैट इट इज योर इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अब हमें यहाँ पर 3 स्टेजेस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ एंड देन इंक्रीज हो गया, यानी कि 2 स्टेजेस एक्सप्लेन करी, क्यों डिक्रीज हुआ एंड क्यों इंक्रीज हुआ। यहाँ पर हमें 3 स्टेजेस को इंक्रीज करना है क्योंकि थोड़ा पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है एंड देन रैपिड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज आपको एक्सप्लेन करनी है। रिएक्शन तो आप बहुत इजीली लिख सकते हो क्योंकि वही रिएक्शन है, बेसिक रिएक्शंस। CH3COOH प्लस NaOH क्या मिलेगा हमें, CH3COONA प्लस H2O। चलो, एक्सप्लेनेशन N1V1 इक्वल टू N2V2, यानी कि यही आप मोलैरिटी वाला इक्वेशन दिखा सकते हो। चलो, वही 3 स्टेजेस जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि आपको एक्सप्लेन करना है। इनिशियली क्या होगा, कंडक्टेंस वो जो थोड़ा सा डिक्रीमेंट था, सो कंडक्टेंस डिक्रीजेस ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि यहाँ पर हम CH3COOH यूज कर रहे हैं ना, वीक एसिड यूज कर रहे हैं, तो कंडक्टेंस यानी कि पहले उसका डिसोसिएशन होगा, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि पहले कंडक्टेंस डिक्रीज होगा ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ दैट वीक एसिड। आफ्टर डिसोसिएशन यानी कि जो इंक्रीमेंट हुआ ना, थोड़ा सा जो इंक्रीमेंट हुआ, दैट कंडक्टेंस इंक्रीजेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पर पहले डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट की वजह से कंडक्टेंस डिक्रीज हुआ। सेकेंडली डिसोसिएशन क्या, आफ्टर डिसोसिएशन कंडक्टेंस इंक्रीज हुई ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। कौन सी सॉल्ट फॉर्म हुई, CH3COONA। थर्ड क्या है, आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस रैपिडली। देखो वो जो रैपिड इंक्रीज हुआ, एंड जो मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस आपको याद रखना है चारों के लिए, दैट इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ टाइट्रेंट। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है, क्या, कंडक्टेंस डिक्रीजेस ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आफ्टर डिसोसिएशन कंडक्टेंस इंक्रीजेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस रैपिडली ड्यू टू एक्सेस ऑफ टाइट्रेंट। तो आपको क्वेश्चन में 3 स्टेजेस 2 स्टेजेस ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ऐसे ही मतलब इसी फॉर्मेट में प्रिपेयर करिए, आपका सब प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, चलो, थर्ड क्या है, वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। वही चीज, वीक बेस क्या है, हमारे पास NH4OH है और स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास HCl। बीकर में होगा NH4OH एज एनालाइट एंड ब्यूरेट के अंदर होगा HCl एज टाइट्रेंट। ठीक है, चलो, अब यहाँ पर आपका देख सकते हो आप, वो जो डिक्रीमेंट था ना सेकेंड वाले ग्राफ के अंदर, बस वो डिक्रीमेंट नहीं है, बाकी पूरा ग्राफ सेम है। ठीक है, तो बस ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पर आपको 2 स्टेजेस को ही एक्सप्लेन करना होगा क्योंकि पहले इंक्रीज हो रहा है एंड देन रैपिड इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीमेंट नहीं है। तो क्या लिखोगे आप एक्सप्लेनेशन में, इनिशियल
इनिशियली कंडक्टेंस इज लो ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस, ठीक है, वीक बेस है तो अगेन उसका डिसोसिएशन होगा, देन कंडक्टेंस इंक्रीजेस अप टू इक्विवेलेंस पॉइंट विद द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, then after equivalence point there is sudden increase in conductance due to excess of titrant. सिमिलर पैटर्न में एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, अगर आपको अब ऊपर वाले समझ गए तो ये आप खुद से लिख सकते हो। फोर्थ हमारा लास्ट है, दैट इज वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें थोड़ा सा क्या है, देखो पहले तो इंक्रीज हो रहा है, देन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा हमारा कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर वीक एसिड क्या है, CH3COOH, वीक बेस है NH4OH, अगेन ब्यूरेट यानी टाइट्रेंट हमारा होगा NH4OH एंड एनालाइट होगा CH3COOH। दोनों के बीच का रिएक्शन आपको दिखाना है, अमोनियम एसीटेट बनेगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखोगे, इनिशियली conductance is low due to dissociation of electrolyte, then conductance increases up to equivalence point with the formation of salt। यानी कि वही सेम रीजन, पहला क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट की वजह से कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है। सो आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट कांस्टेंट रीडिंग्स जो मिल रही है ना हमें, उसके वजह से हमें उसको कांस्टेंट बताना है, उसका कोई वैसा मेन रीजन नहीं है, जस्ट आपको ऐसा ही लिखना है कि आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट देयर आर कांस्टेंट रीडिंग्स फॉर कंडक्टेंस, इसलिए हमें कांस्टेंट ग्राफ मिलेगा उसके बाद, ठीक है। तो बस इतने ही, ये चार जो है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर ग्राफ्स आ जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसके बाद ये मतलब शॉर्ट नोट में एक्सपेक्टेड होता है, आप रीड करके जा सकते हो, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी, ठीक है। तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, आपको जितना मैं दे रही हूँ ना ये मोर देन सफिशिएंट है, इतने सारे नोट्स, ओके। तो बस इसके अंदर क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी, तो ये भी पूछा जाता है, टेम्परेचर, नंबर ऑफ आयंस, कॉन्सेंट्रेशन, चार्ज और साइज, ये 5 चीजें हैं जो कि हमारी कंडक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं। कैसे, वो हमें लिखना होगा। तो टेम्परेचर से क्या होगा, एट हाई टेम्परेचर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, यानी टेम्परेचर हाई होगा तो कंडक्टिविटी भी हाई होगी ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड, नंबर ऑफ आयंस, यानी कि नंबर ऑफ आयंस पर ml इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन कंडक्टेंस, यानी कि यहाँ पर भी सेम फॉर्मेट, इंक्रीज तो अगर टेम्परेचर जैसे इंक्रीज तो कंडक्टिविटी इंक्रीज, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज तो कंडक्टिविटी इंक्रीज। वैसे कॉन्सेंट्रेशन के अंदर 2 है, क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस अगर इंक्रीज होगी तो कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोर्स, एंड अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज है तो इक्विवेलेंस पॉइंट कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, ठीक है। सो विद स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, वेयरएज इक्विवेलेंस कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। देन फोर्थ, चार्ज से रिलेटेड क्या कह सकते हैं हम, ग्रेटर द चार्ज ऑन आयन ग्रेटर इज द कंडक्टिविटी, एंड साइज के बारे में हम लिख सकते हैं कि स्मॉलर द साइज ऑफ आयन ग्रेटर इज द कंडक्टेंस, ठीक है। तो बस ये 5 पॉइंट्स आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हो। एंड द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, इट इज कंडक्टिविटी सेल, ठीक है। तो इसके अंदर ये डायग्राम आपसे एक्सपेक्टेड है, मतलब ये डायग्राम ही आपको ऐसे 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, जस्ट आपको एक ग्लास सेल दिखाना है, उसके ऊपर आप इबोनाइट कवर दिखाएंगे एंड देन कॉपर वायर्स, ठीक है, दोनों भी साइड में आपको कॉपर वायर्स दिखाना है, मर्क्यूरी प्रेजेंट है, प्लैटिनम वायर, इलेक्ट्रोड आप कह सकते हो, एंड देन इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। तो बस इतना सिंपल सा इसका कंडक्टिविटी सेल का डायग्राम है। एंड देन इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, देखो मैंने इतना लिखा है, यूजफुल फॉर मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस फॉर गिवन सॉल्यूशन, यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइट को हम सिर्फ कंडक्टेंस मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं ऑफ एनी सॉल्यूशन। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड इन दिस सेल व्हिच आर कंसिस्ट ऑफ प्लैटिनम प्लेट विथ प्लैटिनम ब्लैक, ओके। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स का हमने मेंशन कर दिया। कॉपर वायर्स आर इंसर्टेड टू मेक इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट एंड 2 ट्यूब्स आर फिल्ड विथ मर्क्यूरी, ये जो 2 ट्यूब्स है ये मर्क्यूरी से फिल्ड है, यानी कि बेसिकली हमने क्या करना है, डायग्राम को एक्सप्लेन कर देना है, ओके। तो बस इतना ही है कंडक्टिविटी सेल का, ये बस आपको इतना याद रखना है कि इट इज यूजफुल फॉर मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ गिवन सॉल्यूशन। बस हो जाता है हमारा यूनिट खत्म, दैट इज केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2, जिसमें हमने बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ा, पीएचमेट्री के बारे में पढ़ा, कंडक्टोमेट्री के बारे में पढ़ा, डिफरेंट ग्राफ्स हमने पढ़े कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर, है ना। मैंने आपको डेफिनेशंस बताए, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो पांचों के पांचों डेफिनेशंस, अच्छे से थरोली पढ़ लेना। एंड जितना मैंने आपको बताया है कि ये इंपॉर्टेंट है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, बिलीव मी, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा मैंने वीडियो को बड़ा नहीं रखा है क्योंकि यूनिट बहुत ज़्यादा सिंपल है, एंड आपको जस्ट आई होप कि आपको बस सुनने में ही लर्न हो गया होगा, बट आई फील लाइक कि आपको रिवाइज करना चाहिए।
ठीक है। नोट्स आप मेंबरशिप में अगर हो, कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगे आपको सारे के सारे नोट्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड यस, थोड़ा सा डिले हो गया मुझे वीडियोस बनाने में बिकॉज माय हेल्थ वाज नॉट दैट मच गुड। अभी भी मैंने बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड करी है, बट यस आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इन सेम के पहले आपसे मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कवर हो पाए मुझसे, आई विल कवर दोज। तो बस आपका सपोर्ट दिखना चाहिए मुझे एंड नथिंग एल्स। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते ना चैनल को, वीडियोस के मतलब सारे लेक्चर्स आप अपने शेयर कर सकते हैं। एंड टिल द टाइम अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। जस्ट दिस मच इज एक्सपेक्टेड विथ यू। थैंक्स, कीप लर्निंग।